संगीत पति काम के लिए विदेश चला गया। अपनी युवा पत्नी को अपने ससुर के साथ छोड़ गया, जो 10 साल से अधिक समय से विधुर थे। 2 अकेले लोग एक ही छत के नीचे रहते थे। क्या कुछ ऐसा हुआ जो सीमा से परे चला गया? एक कहानी जो एक ग्रामीण इलाके में शांतिपूर्ण लगती थी, उसमें एक ऐसी त्रासदी छिपी थी जिसे सुनकर हर कोई कांप उठता है। आत्मा की सुंदरता के साथ आइए नैतिक मुखौटे के पीछे की तनावपूर्ण, लुभावनी और नाटकीय यात्रा का अन्वेषण करें। और इस कहानी को सुनने के बाद लाइक, शेयर और अपनी भावनाओं को छोड़ना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। रमेश और कविता की शादी को मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे कि उन्हें अलग होना पड़ा। जीवन सरल नहीं था। घर पुराना था। रमेश इकलौता बेटा था। उसकी पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं हुई थी। शादी के बाद वह कुछ खेतों और एक पुरानी मोटरसाइकिल के साथ संघर्ष कर रहा था, जिसे वह जिला बाजार में किराए पर चलाता था। जबकि कविता बचपन से ही कठिनाई में रहने की आदी थी। 4 बहनों में सबसे छोटी होने के नाते उसे दूर शादी करने और अपने ससुराल वालों के साथ रहने का कोई डर नहीं था। वह केवल शांति और प्यार की उम्मीद करती थी। लेकिन जल्द ही पैसे की चिंता ने युवा जोड़े के छोटे से सपने पर भारी पड़ना शुरू कर दिया। रमेश ने अपने दोस्तों से दक्षिण कोरिया में एक प्रवासी मजदूर के रूप में काम करने के बारे में सुना। सिर्फ 2 साल में सब कुछ फिर से बनाने के लिए, पर्याप्त पैसा कमाने के लिए। कविता ने पहले तो विरोध किया, क्योंकि वह शादी के तुरंत बाद अलग नहीं होना चाहती थी। लेकिन अपने पति के प्यार और भविष्य के लिए उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। बस उम्मीद थी कि 2 साल जल्दी बीत जाएंगे और वे फिर से मिल जाएंगे। जिस सुबह उन्होंने रमेश को हवाई अड्डे पर विदा किया, वह बहुत ठंडा था। पहाड़ियों पर पेड़ों के चारों ओर सफ़ेद ओस थी। राजमार्ग अभी भी ओस से गीला था और जोड़ा शहर वापस जाने वाली बस के पीछे बैठा था। कविता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस रमेश के कंधे पर अपना सिर टिकाकर काफी देर तक चुप रही। हवाई अड्डे पर विदा लेते समय रमेश ने अपना सूटकेस खींचते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी आवाज़ नीची और दबी हुई भावनाओं से कर्कश थी। मैं सिर्फ 2 साल के लिए जा रहा हूँ। पर्याप्त पैसे बचाकर हम घर बनाएंगे, पिताजी को हमारे साथ रहने के लिए लाएंगे और फिर हम एक छोटा सा किराने का सामान की दुकान खोलेंगे। तुम्हें और संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। फिर हमारे बच्चे होंगे, 2, एक लड़का या लड़की, कुछ भी ठीक है। खुशी आएगी, मैं वादा करता हूँ। कविता ने बस धीरे से सिर हिलाया और उसे गले लगा लिया। उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे कि उसकी सांस को भी पकड़ना चाहती हो। उसने अपना सिर झुकाया और उसके कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने पिताजी से कुछ दिनों के लिए तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है। वह सख्त हैं, लेकिन वह एक भावुक व्यक्ति हैं। बस उनकी बात सुनो, ठीक है? तुम ठीक रहोगी, है ना? कविता ने अपने होंठ काटे। उसके गाल पर एक त्वरित चुंबन के लिए उठी और फिर टूटे फूटे फुसफुसाए, मैं अच्छी रहूंगी, बस तुम वापस आ जाओ, मुझे मत भूलना। रमेश हिचकिचाते हुए मुड़ा, निरीक्षण द्वार की ओर तेजी से बढ़ा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई और कविता बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, जब तक कि हवाई अड्डे के लाउडस्पीकर ने उड़ान के प्रस्थान की घोषणा नहीं की। तब वह मुड़ी और चली गई। उसे गांव वापस ले जाने वाली बस सुबह से भी ठंडी थी। हवा उसके कॉलर से होकर उसके सीने में घुस रही थी। उसके ससुराल का घर गांव के छोर पर पहाड़ी के ठीक नीचे था। 1 मंजिला घर जो 10 साल से अधिक पहले बनाया गया था। अब दीवार का पेंट धब्बेदार था और दरारों के साथ काई उगाई थी।
आंगन लाल ईंटों से पक्का था, जिसमें केले के कुछ झुरमुट और पुराने बांस के झुरमुट थे जो किसी भी क्रम में व्यवस्थित नहीं थे। उसके ससुर श्री वर्मा एक सेवानिवृत्त व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से अकेले रह रहे थे। उनका स्वभाव पूरे गांव में जाना जाता था, शांत, गुस्सैल और बेहद अनुशासित। रमेश ने एक बार उससे कहा था, मेरे पिताजी कठोर लग सकते हैं, लेकिन वह दयालु हैं। वह सिर्फ यह नहीं जानते कि इसे कैसे दिखाया जाए। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। जब वह दुल्हन के रूप में आई तो वह थोड़ी चिंतित थी, लेकिन ये देखकर कि वह बहुत सख्त नहीं थे, वह धीरे धीरे निश्चिंत हो गई। हालांकि रमेश के जाने के बाद से वह बड़ा घर अजीब तरह से शांत हो गया था। जिस दिन वह अपने पति को विदा करने के बाद लौटी, श्री वर्मा ने गेट खोला, न तो मुस्कुराए और न ही कुछ पूछा। बस एक वाक्य कहा, अंदर आ जाओ, अपना सामान वहीं छोड़ दो, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं शाम को खाना बनाऊंगा। उसने धीरे से सिर हिलाया, अपना सूटकेस अंदर खींचकर सीधे दूसरी मंजिल के कमरे में चली गई, जहां वह और रमेश शादी के बाद से रह रहे थे। कमरा वैसा ही था। बेडशीट वही हल्की बेज रंग की थी जिसे उसने पिछले हफ्ते बदला था। तकिए में अभी भी शैम्पू की जानी पहचानी महक थी। हर चीज उसके पति की याद दिलाती थी, जो अभी आधे दिन से भी कम समय पहले गया था। वह बिस्तर पर बैठ गई, खिड़की से बाहर शून्य में घूर रही थी। फिर आह भरी, एक अजीब खालीपन महसूस कर रही थी। उस दोपहर, जैसा कि श्री वर्मा ने कहा था, उन्होंने खाना बनाया। साधारण भोजन में कद्दू का सूप, तले हुए अंडे और खिड़की के पास पुरानी लकड़ी की मेज पर थोड़ा सा ब्रेस्ड पोर्क रखा गया था। वह खाने के लिए नीचे आई, अपना खाना ले रही थी, उनके सामने बैठी थी, लेकिन पूरे भोजन के दौरान उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस धीरे धीरे खाया। जब उसने उन्हें भोजन की पेशकश की तो कभी कभी सिर हिलाया, बाकी समय पूरी तरह से चुप रहे। उसने कुछ बार बातचीत शुरू करने की कोशिश की, यह पूछते हुए कि क्या उन्हें बगीचे में किसी मदद की ज़रूरत है या अगर उसे कल बाजार से कुछ और खरीदने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने बस संक्षिप्त जवाब दिया, नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। वह बर्तनों से टकराने वाली चीनी कांटा की आवाज़ के साथ बैठी खा रही थी। घर के पीछे के दरवाजे की दरार से सीटी बजाती हवा को भी स्पष्ट रूप से सुन रही थी। खाने के बाद श्री वर्मा ने साफ सफाई की, उसे आराम करने के लिए कहा, जबकि वह बरामदे में धूम्रपान करने चले गए। उनकी झुकी हुई पीठ दूर सामने के पहाड़ों को देख रही थी। उसने उसे देखा और किसी कारण से अपने दिल में एक उदासी महसूस की, जैसे कि यह घर किसी प्रियजन की अनुपस्थिति का बहुत आदी था। बाद के दिनों में कविता ने एक बहू के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, कपड़े धोती, आंगन में झाड़ू लगाती और उनके लिए चाय बनाती। उसने अपने पति के निर्देशों को ध्यान से याद किया, ज्यादा बात मत करो, सवाल मत पूछो, सब कुछ धीरे और उचित तरीके से करो। लेकिन जितना अधिक समय वह उस घर में रही, उतना ही उसे लगा कि माहौल हर दिन घुटन भरा होता जा रहा है। उसने हर भोजन में सीढ़ियों और बेडरूम के बीच लंबे दालान में गूंजते हर कदम में अकेलेपन को महसूस करना शुरू कर दिया। श्री वर्मा ने शायद ही कभी कोई बातचीत की हो, केवल कभी कभार गेट बंद करने या पौधों को पानी देने के बारे में कुछ निर्देश देते थे, और उन्होंने कभी नहीं पूछा कि वह क्या सोचती है या कैसा महसूस करती है। घर में सब कुछ एक पुराने, अपरिवर्तनीय, समय के पाबंद दिनचर्या का पालन करता था। हर बार जब वह लिविंग रूम से गुजरती तो वह उसे बेंत की कुर्सी पर उसी स्थान पर बैठा पाती। उसके हाथ में एक पाइप होता, उसकी आंखें खाली आंगन में घूर रही होती।
जैसे कि वो बहुत दूर की किसी चीज के बारे में सोच रहा हो। उसने एक बार सोचा था कि शायद वह अपने बेटे को याद करने के लिए दुखी है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे लगा कि यह उससे कहीं ज्यादा है। उन क्षणों में उसे एक अजनबी की तरह महसूस हुआ, जो एक ऐसे व्यक्ति के पुराने कोकून में भटक गया था जो अकेलेपन का बहुत आदी था। वह जानती थी कि उसे सहानुभूति रखनी चाहिए, लेकिन वह अपने दिल में अलगाव की भावना को दूर नहीं कर सकी। हर सुबह उस खाली कमरे में जागना, उस बंद कमरे के बगल में जहां वह सोता था, उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके आस पास की हर चीज परिचित और अपरिचित दोनों है, जैसे कि वह एक ऐसी दुनिया में रह रही थी जो उसके लिए नहीं थी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। वह असली गर्मजोशी तक नहीं पहुंच सकी। शायद इसीलिए वह और अधिक आरक्षित हो गई। हर शब्द, हर नज़र, हर हाव भाव को आगे पीछे तौलना पड़ता था। उसने जोर से हंसने की हिम्मत नहीं की, ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि रात में अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ भी यथासंभव शांत करने की कोशिश की, जैसे कि इस जगह के शांत और कठोर क्रम को तोड़ने से डरती हो। हर बार जब रमेश यह पूछने के लिए संदेश भेजता कि वह कैसी है, तो वह बस संक्षिप्त जवाब देती, मैं ठीक हूं, पिताजी वैसे ही हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अपने दिल की गहराई में वह जानती थी कि हर दिन बढ़ने वाली भावना बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। एक अस्पष्ट, खोई हुई, असुरक्षित और उस कठोर बूढ़े व्यक्ति से दूर की भावना जो उसके साथ उस 3 मंजिला घर में रह रहा था, जो अतीत से बहुत बोझिल था। जिस दिन से रमेश गया था, उस 3 मंजिला घर में कविता का जीवन घुटन भरी खामोशी में डूब गया था। सभी गतिविधियां एक ठंडी, पूर्व निर्धारित लय के साथ नियमित रूप से चलती थीं। श्री वर्मा में बहुत बदलाव नहीं आया था। वह अभी भी वही दुबले, पतले, शांत व्यक्ति थे जो आते जाते रहते थे और संक्षिप्त रूप से बोलते थे। लेकिन हाल ही में उन्होंने असामान्य रूप से उसकी अधिक देखभाल करना शुरू कर दिया था। पहले तो यह सिर्फ छोटे छोटे सवाल थे, जैसे क्या तुमने अच्छा खाया, या क्या तुम आज थकी हुई हो। लेकिन फिर धीरे धीरे श्री वर्मा ने उसे हर दिन पीने के लिए हर्बल दवा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक पारिवारिक नुस्खा था जिसे रमेश की मां ने नई दुल्हन वाली महिलाओं के लिए नसों को शांत करने और रक्त को पोषण देने के लिए इस्तेमाल किया था, विशेष रूप से नींद को नियंत्रित करने और तनाव को कम करने में मदद करने के लिए। यह सुनकर कविता को ज्यादा शक नहीं हुआ, आंशिक रूप से क्योंकि उसने सोचा था कि वह एक बुजुर्ग व्यक्ति है और उसे उसकी दया स्वीकार करनी चाहिए, और आंशिक रूप से क्योंकि उसे खुद सोने में परेशानी हो रही थी। इसलिए उसने इसे पी लिया। पहले तो उसने केवल आधा गिलास पिया, लेकिन फिर उसने पूरा पी लिया क्योंकि उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने महसूस करना शुरू कर दिया कि कुछ गड़बड़ है। दिन के दौरान वह अक्सर थका हुआ महसूस करती थी, उसकी आंखें चुभती थीं और उसका गला सूख जाता था। कुछ दिनों में काम करते समय वह हल्का हल्का चक्कर और भ्रमित महसूस करती थी, जैसे कि उसका दिमाग कोहरे में ढका हो। ऐसे भी समय थे जब वह खाना बना रही थी और भूल गई कि वह क्या कर रही है। रसोई के बीच में 1 मिनट के लिए खड़ी रही और यह याद नहीं कर पा रही थी कि उसने अभी अभी मांस काटा है या स्टोव पर बर्तन रखा है। उसने सोचा कि यह थकान के कारण है, क्योंकि वह अभी तक रमेश के बिना रहने की आदी नहीं हुई थी। लेकिन यह भ्रम सामान्य नींद की तरह नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर रहा है, जिससे उसका दिमाग अर्ध जागरूक अवस्था में चला गया है। यह उस छठी रात को और भी स्पष्ट हो गया। उस रात सामान्य से अधिक ठंड थी। हवा दरवाजे की दरार से सीटी बजा रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो। रात का खाना खत्म करने के बाद
कविता को चक्कर आ गया। जैसे ही वह अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेटी, सोने की कोशिश करने से पहले ही वह बहुत गहरी नींद में चली गई। इतनी गहरी कि कोई भी आवाज उसे जगा नहीं सकती थी। उसने कोई सपना नहीं देखा, कोई दुःस्वप्न नहीं। बस ये महसूस किया कि उसे एक घने अंधेरे में खींचा जा रहा है जिसका कोई रास्ता नहीं है। अगली सुबह जब वह अचानक उठी तो सूरज पहले ही उसके बिस्तर पर चमक रहा था। घड़ी में लगभग 8:00 बज रहे थे। वह घबरा कर उठी। उसका शरीर भारी महसूस हो रहा था, जैसे उस पर 1 टन चट्टानें रख दी गई हों। उसकी आंखें चुभ रही थीं। उसका सिर हल्का हल्का दर्द कर रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। उसे याद नहीं था कि वह कब सोई थी और वह पिछली शाम से सुबह तक सीधे क्यों सोई थी। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से नीचे उतरी। जैसे ही वह रसोई में दाखिल हुई, उसने श्री वर्मा को पानी उबालते हुए देखा। वही पुराना ऊनी स्वेटर पहने हुए, वही थोड़ा झुका हुआ आसन और हमेशा की तरह वही शांत आंखें। उसे नीचे आते देख उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और बिना किसी आश्चर्य के हल्के से पूछा, क्या तुम अच्छी तरह सोई? कविता ने अपनी आंखें मली, अभी भी अपनी नींद से भ्रमित। उसकी आवाज जागने से कर्कश थी। मैं शाम से सो रही हूं पिताजी। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी गहरी नींद में क्यों सोई। मैं सामान्य रूप से ऐसी नहीं हूं। श्री वर्मा ने अपना शांत भाव बनाए रखा, पानी डालते हुए, उसकी आंखों में देखे बिना, बस थोड़ा मुस्कुराए और हल्के से जवाब दिया, जैसे कि जवाब स्पष्ट था। ये सिर्फ हर्बल चाय है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। ये शांत करने वाली है। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। थोड़ा और सो ताकि तुम स्वस्थ रह सको। कविता ने झिझकते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि वह आसानी से सोने वाली नहीं थी और बचपन से ही उसे कभी इतनी लंबी और गहरी नींद नहीं आई थी कि उसे दुनिया के बारे में कुछ भी पता न हो। उस अजीब तरह से गहरी नींद की रात और श्री वर्मा के हल्के फुल्के बयान के बाद कि यह सिर्फ हर्बल चाय थी, कविता वास्तव में अपने बारे में चिंतित होने लगी, क्योंकि बाद के लक्षण सिर्फ थकान या सामान्य अनिद्रा नहीं थे। उसका दिमाग हर दिन अधिक से अधिक धुंधला होता गया। वह अक्सर सुबह उठकर भूल जाती थी कि उसने पिछले दिन क्या किया था, और दोपहर में वह भ्रमित हो जाती थी, जैसे कि वह बिना किसी निकास के कोहरे में रह रही हो। एक दिन बर्तन धोते समय सिंक अचानक बह निकला और उसे पता भी नहीं चला। उसके हाथ अभी भी मशीन की तरह बेसिन में चल रहे थे, जबकि उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। यह इस हद तक पहुंच गया कि उसे अपना फोन बजता सुनाई दिया, लेकिन यह समझने में कुछ मिनट लग गए कि यह उसका फोन है। उसने क्या करना है, यह याद रखने के लिए छोटे छोटे नोट लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जितना अधिक उसने लिखने की कोशिश की, उतना ही उसे सब कुछ भ्रमित लगा। रमेश ने एक बार वीडियो कॉल किया और अपनी पत्नी की व्याकुल उपस्थिति को देखकर उसने चिंता से पूछताछ की, लेकिन उसने बस झिझकते हुए मुस्कुराया और झूठ बोला कि वह ठंड के कारण थकी हुई है और सो नहीं सकती है। उसने उसे सच बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह खुद निश्चित नहीं थी कि क्या हो रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर कविता अच्छी तरह जानती थी कि उसकी चेतना धीरे धीरे उससे छीनी जा रही है, धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से, जैसे कोई अदृश्य हाथों से उसके दिमाग का गला घोंट रहा हो। एक सुबह जब उसे लगा कि वह 1 सप्ताह तक चले एक सपने से अभी जागी है, तो उसने श्री वर्मा की चाय पीना बंद करने का फैसला किया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चाय का कप सिंक में डाल दिया, उसे साफ धोया और उसे उसी स्थान पर वापस रख दिया। अगले दिन और उसके बाद भी यही दोहराया, और फिर कुछ अजीब हुआ।
उसकी याददाश्त साफ होने लगी। पहले के खाली स्थान धीरे धीरे भर गए। उसका सिर अब भारी नहीं था। उसकी आंखें कम चुभती थीं और उसकी प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं। वह कैंची कहाँ रखी है, कपड़े सुखाने का समय और पौधों को पानी देने का शेड्यूल जैसी छोटी छोटी बातें याद रख सकती थी। ऐसी चीजें जो सामान्य लगती थीं लेकिन पहले पूरी तरह से धुंधली थीं। यह एहसास ऐसा था जैसे उसे एक काले पर्दे से बाहर निकाला जा रहा है। असली सचेत हवा में सांस लेने में सक्षम है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा डर भी आया। वह अच्छी तरह जानती थी कि श्री वर्मा ने उसे जो हर्बल चाय दी थी उसमें कुछ था, और वह ये अच्छी तरह जानता था। उस सुबह रसोई साफ करते समय कविता ने नियमित रूप से इस्तेमाल होने वाले मसालों के जार की जांच करने का फैसला किया। उसने लापरवाही से काम किया, एक एक करके ढक्कन खोले। जब उसने सफ़ेद चीनी के जार को खोला तो उसका दिल लगभग रुक गया। चीनी की परत के नीचे एक छोटा पारदर्शी प्लास्टिक बैग था। अंदर एक आंशिक रूप से इस्तेमाल की गई दवा की एक पट्टी थी। उसने इसे बाहर निकाला, चारों ओर चिपकी हुई चीनी को धीरे से पोंछा और ब्लिस्टर पैक पर धुंधले अक्षरों को पढ़ा। डायजेपाम, एक शक्तिशाली शामक। उसने एक बार एक लेख में इसके बारे में सुना था जिसमें महिलाओं को दवा का दुरुपयोग करने और उनके व्यवहार पर नियंत्रण खोने के मामले शामिल थे। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका गला इतना सूखा था जैसे उसने अभी अभी रेत निगल ली हो। उसके सभी अस्पष्ट संदेह आग की तरह भड़क उठे। यह अब कोई भावना नहीं थी बल्कि एक स्पष्ट निर्विवाद तथ्य था। उसने जल्दी से इसे वापस रख दिया, ये दिखावा करते हुए कि उसने कुछ नहीं देखा है। उस दोपहर वह एक निवाला भी नहीं निगल सकी। लेकिन श्री वर्मा ने हमेशा की तरह खाया, एक शब्द भी नहीं कहा, बस कभी कभार उसकी ओर नजर डाली। उनकी आंखों में कुछ अलग था, लेकिन उसने वापस देखने की हिम्मत नहीं की। दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने उसे लिविंग रूम में बुलाया, उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिया और कहा कि यह रमेश की माँ का एक स्मृति चिन्ह है। उसे यह देखने के लिए कुछ कपड़े पहनने के लिए कहा कि क्या वे फिट हैं। उनकी आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब प्रत्याशा थी। कविता ने उसे खोला। अंदर पुराने रेशम के कपड़े, एक जंग लगा टिन का लिपस्टिक का डिब्बा और एक लकड़ी की कंघी थी। पुराने पाउडर की गंध ने उसकी नाक पर प्रहार किया, जिससे उसका लगभग दम घुट गया। उसने उन्हें पहले कभी रमेश की माँ का जिक्र करते नहीं सुना था, और अब उन्होंने सब कुछ बाहर निकालकर उसके हाथों में रख दिया था। उसे इसे आजमाने के लिए कह रहे थे, जैसे कि ये एक प्रस्ताव था जिसे वह मना नहीं कर सकती थी। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, शांत रहने की कोशिश की और चतुराई से इसे अपने कमरे में निजी तौर पर देखने की अनुमति मांगी। जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया तो उसके हाथ उसके बगल में गिर गए। उसकी उंगलियों ने पोशाक के किनारे को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वह एक नग्न सत्य को पकड़ रही हो जिसका सामना करने की उसमें अभी तक हिम्मत नहीं थी। एक पल के लिए अवाक खड़ी रहने के बाद उसने सारी हिम्मत जुटाई और पोशाक को शीशे के सामने ले गई, उसे आजमाने के लिए। कपड़ा पानी की तरह नरम और ठंडा था। जैसे ही उसने इसे पहना, वह अचानक कांप उठी, जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। वह मुड़ी, कोई नहीं था। लेकिन उस क्षण में वह समझ गई कि श्री वर्मा क्या कर रहे हैं। यह साधारण देखभाल नहीं थी। एक ससुर का अपनी बहू के लिए प्यार नहीं था, बल्कि एक प्रतिस्थापन था। अपनी मृत पत्नी की छवि के साथ एक रुग्ण जुनून, और वह प्रतिलिपि थी जिसे वह फिर से बनाना चाहता था, एक छोटे नए रूप में, लेकिन एक नियंत्रित आत्मा के साथ। तुरंत
कविता ने पोशाक उतार दी, उसे वापस बॉक्स में रख दिया, उसे अलमारी के नीचे धकेल दिया और फिर एक गहरी सांस ली। शांत रहने की कोशिश कर रही थी ताकि बाहर से कोई भावना न दिखे, लेकिन उस रात के खाने में वह अब और नहीं सह सकी। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी, अपना सिर उठाया और कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा, पिताजी, आप मुझे कौन सी दवा दे रहे हैं? श्री वर्मा, जो अपना चावल का कटोरा पकड़े हुए थे, रुक गए। उनकी आंखें सीधे उसकी आंखों में मिलीं। एक क्षण भंगुर भाव था जो जल्दी से गायब हो गया। उनके होठों का कोना थोड़ा फड़क उठा और उन्होंने धीरे धीरे लेकिन थोड़ी बेचैनी के साथ कहा, पिताजी बस चाहते हैं कि आप शांत रहें। आप बहुत तनाव में रहती हैं। और उसी क्षण कविता को एक बात निश्चित रूप से पता चल गई। वह उससे चीनी के नीचे की उन गोलियों से बहुत बड़ा सच छिपा रहा था। उस रात के खाने के दौरान, उस संक्षिप्त बातचीत के बाद कविता को अब कोई संदेह नहीं था। वह निश्चित थी कि श्री वर्मा ने उसके साथ कुछ किया था और चुपचाप उसके दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। इससे भी अधिक भयावह दवा के बारे में पूछे जाने पर उनकी आंखों में जबरदस्ती का भाव था। जिस तरह से उन्होंने शांत होने का दिखावा करके सवाल से परहेज किया, एक विकृत मुखौटे की तरह कविता को पूरी रात जगाए रखा। वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही, आंखें बंद किए हुए, लेकिन गहरी नींद में जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। दालान में हर छोटी सी आवाज से उसका दिल उछल पड़ता था। और फिर लगभग 3 बजे हवा की धीमी सीटी और घड़ी की लंबी टिक टिक के बीच कविता को अचानक तीसरी मंजिल याद आ गई, जहां श्री वर्मा ने उसे कभी पैर नहीं रखने दिया था। जब वह पहली बार दुल्हन के रूप में आई थी तो रमेश ने उल्लेख किया था कि यह उसकी माँ का कमरा था जब वह जीवित थी। उनकी मृत्यु के बाद से उनके पिता ने इसे बंद कर दिया था और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब इन परिस्थितियों में उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि तीसरी मंजिल में कुछ महत्वपूर्ण था, एक रहस्य जो कभी प्रकट नहीं हुआ था। अगली सुबह जब श्री वर्मा बाजार जाने के लिए घर से निकले तो उसने वेदी की दराज से मिली अतिरिक्त चाबियों का गुच्छा ले लिया और चुपचाप ऊपर चली गई। वह हर कदम पर रुककर सुनती रही। तीसरी मंजिल का दरवाज़ा दालान के अंत में था। लकड़ी का पेंट टुकड़ों में छिल रहा था। ताला अभी भी बरकरार था, लेकिन 3 कोशिशों के बाद चाबी फिट हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे ताला घुमाया। एक सूखी क्लिक की आवाज़ ने उसके दिल को जकड़ लिया, जैसे कि उसने अभी कुछ वर्जित छुआ हो। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और एक ठंडी हवा का झोंका तुरंत बाहर निकल गया। हवा घुटन भरी थी, जैसे कि इसे लंबे समय से सील कर दिया गया हो। उसने स्विच दबाया और एक कमज़ोर पीली बत्ती ने धूल से ढके एक कमरे को रोशन किया, जिसमें फफूंदी की गंध किसी अनाम तीखी गंध के साथ मिली हुई थी। वह अंदर चली गई। उसकी आंखें कमरे के हर कोने में घूम गईं। फर्नीचर अभी भी बरकरार था, जिसमें खिड़की के पास एक ड्रेसिंग टेबल भी शामिल थी। शीशा धुंधला था, लेकिन फिर भी एक प्रतिबिंब दिखा सकता था। वह पास गई, धीरे से मेज की सतह को छुआ। उसकी उंगलियों पर धूल जमा हो गई, लेकिन मेज के ठीक बीच में एक पुरानी लकड़ी के फ्रेम में एक तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर का रंग पीला पड़ गया था। तस्वीर में एक युवा श्री वर्मा और उनके बगल में खड़ी एक महिला, उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी थीं। उनकी आंखें कोमल थीं, लेकिन समय की धुंध में फीकी पड़ गई थीं। जिसने कविता को कंपा दिया वह यह था कि श्रीमती लक्ष्मी का चेहरा उसके जैसा ही था। आंखों से लेकर नाक के पुल और मुंह तक बिल्कुल एक जैसा नहीं, लेकिन एक अजीब समानता थी। उसे अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई,
उसने कांपते हुए तस्वीर का फ्रेम उठाया और करीब से देखा, और फिर उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर रुक गई जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। तस्वीर में श्री वर्मा की मुस्कान कोई सामान्य खुश मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक जबरदस्ती, थोड़ी टेढ़ी, एक तरफ झुकी हुई मुस्कान थी। और अजीब बात यह थी कि उनकी आंखें बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रही थीं। इसके विपरीत वे खाली और दूर थे, जैसे कि तस्वीर में मौजूद व्यक्ति को यह पता ही नहीं था कि वह मुस्कुरा रहा है या कुछ बहुत ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। कविता ने तस्वीर का फ्रेम नीचे रख दिया। उसका मन अशांत था। जैसे ही वह मुड़ने वाली थी, उसकी नज़र अचानक बिस्तर के सामने की दीवार के एक हिस्से पर रुक गई, जहां पेंट धब्बेदार था और रोशनी नहीं पहुंचती थी। वह पास गई, अपना फ़ोन निकाला, टॉर्च चालू की और सीधे उस पर चमकाया, और वह लगभग चिल्ला पड़ी जब उसने किसी नुकीली चीज़ से उकेरे गए अक्षरों को साफ साफ देखा। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी और कांपती हुई थी, जैसे कि घबराहट में जल्दी में लिखी गई हो। उस पर विश्वास मत करो। वाक्य लंबा नहीं था, लेकिन हर अक्षर उसके दिमाग में चुभ गया, कांप रहा था। उसके शरीर का खून जम गया। वह पीछे हटी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका मुंह बिना आवाज किए हिल रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। कमरे की हवा घनी और घुटन भरी लग रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह संदेश इस कमरे में क्यों था। इसे किसने लिखा था, कब, और यह चेतावनी क्यों थी। लेकिन वह अब निश्चित रूप से जानती थी कि उसके अंदर का डर अपनी सीमा पार कर चुका है। सब कुछ धीरे धीरे उसके दिमाग में एक साथ आने लगा, जैसे एक टेप को रिवाइंड किया जा रहा हो। श्री वर्मा ने उसकी चाय में दवा मिलाई, उसे अपनी पत्नी के पुराने कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया, एक कमरे को बंद रखा जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। और अब यह संदेश अतीत से एक मूक चीख की तरह गूंज रहा था। सब कुछ उसे एक अंधेरे सच की ओर ले जा रहा था, और यद्यपि वह अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकती थी, वह एक बात स्पष्ट रूप से समझ गई थी। यदि वह इस अजीब खेल से जल्द ही बाहर नहीं निकली, तो अगली चीज जो विकृत हो जाएगी वह खुद हो सकती है। वह दरवाजे से पीछे हट गई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसका मन सैकड़ों अनुत्तरित प्रश्नों से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसके दिमाग में एक नया संकल्प बन रहा था। वह सब कुछ पता लगा लेगी, चाहे जवाब कितना भी क्रूर क्यों न हो, क्योंकि अब वह श्री वर्मा द्वारा कही गई किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकती थी। श्रीमती लक्ष्मी के कमरे में अजीब संदेश, उस पर विश्वास मत करो, की खोज के बाद से कविता का मन अब पहले जैसा सामान्य नहीं था। वह हमेशा भ्रम, बेचैनी की स्थिति में थी और अस्पष्ट छवियों से ग्रस्त थी, जिनकी वास्तविकता अनिश्चित थी। हर रात जागते रहने की कोशिश के बावजूद वह बेचैन, थकी हुई नींद में डूब जाती थी और लगातार बुरे सपने देखती थी। उसने सपना देखा कि वह एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद है। खिड़की लोहे की सलाखों से बंद है। केवल ऊपर एक छोटा सा छेद है जो थोड़ी सी धुंधली रोशनी देता है। वह चीखती, रोती और अपने हाथों से खून बहने तक दरवाजे पर पीटती, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बाहर एक भी कदम की आहट नहीं थी। केवल एक गहरी मर्दाना आवाज उसके कान के पास फुसफुसा रही थी, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरी हो हमेशा के लिए। वह आवाज इतनी परिचित थी कि जागने पर भी उसे डर लगता था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो यह दूसरी मंजिल के कमरे का असली अंधेरा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। कंबल और तकिए अस्त व्यस्त थे और उसका सिर अभी भी उसके सपने की गूंजती आवाजों से गूंज रहा था। उसे हर विवरण याद नहीं था, केवल ये कि हर बार
जब वह उस सपने से जागती थी तो उसके शरीर में दर्द होता था, जैसे उसे अभी अभी घसीटा गया हो, और उसकी कलाई पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें कसकर पकड़ रखा हो। और एक रात वह तीसरी मंजिल के दरवाजे के सामने खड़ी होकर जागी। उसका हाथ पहले से ही दरवाजे के हैंडल पर था। कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था, लेकिन उसका दिल लगभग रुक गया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि वह वहाँ क्यों आई है। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह नहीं जानती थी कि वह कब सीढ़ियों पर चढ़ी थी, और उसका दिमाग भी खाली था, जैसे उसकी याददाश्त मिटा दी गई हो। यह भावना अब अस्पष्ट नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संकेत थी कि उसे अदृश्य रूप से नियंत्रित किया जा रहा था, जैसे कोई अंदर से उसके दिमाग के तार खींच रहा हो। उसने एक नींद की डायरी रखना शुरू कर दिया। हर सुबह तस्वीरें लेने के लिए, हर वस्तु, कंबल, तकिए, चाय के कप की स्थिति रिकॉर्ड करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी उसके कमरे में चुपके से नहीं आया या कुछ भी नहीं हिलाया। लेकिन जितना अधिक उसने नियंत्रित करने की कोशिश की, उतना ही उसे लगा कि वह एक मानसिक भूल भुलैया में पड़ रही है, दिशाहीन है, और अब यह बताने में असमर्थ है कि क्या वास्तविक है और क्या कल्पना। एक दोपहर, जब बारिश हो रही थी, आंगन से कपड़े इकट्ठा करते समय उसने अचानक अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस किया। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए धुंधली हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कि उसका गला घोंट दिया गया हो। उसने अपने हाथ में गीला कपड़ा गिरा दिया और सीढ़ियों पर बैठ गई, और उस क्षण में उसे एहसास हुआ कि वह अब अकेले इसे सहन नहीं कर सकती। उसे बोलना था, मदद मांगनी थी, चाहे बाहर से थोड़ी सी भी रोशनी क्यों ना हो। इसलिए उस रात जब श्री वर्मा अपने कमरे में चले गए थे और घर सन्नाटे में डूब गया था, वह चुपके से अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया को फ़ोन किया, जो कॉलेज के दिनों से थी और अब दिल्ली में एक वकील के रूप में काम कर रही थी। तीसरी घंटी पर दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया गया। प्रिया की आवाज़ हमेशा की तरह तेज़ और निर्णायक थी। हेलो कविता, इतनी देर से क्यों फ़ोन कर रही हो? कविता ने फ़ोन पकड़ा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसकी आवाज़ उसके गले में बहुत देर तक अटके रहने से कर्कश थी। मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं, लेकिन प्रिया, मुझे लगता है कि मेरे पिताजी, श्री वर्मा, वह मुझे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिया कुछ सेकंड के लिए चुप रही, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने अभी क्या सुना है। कविता ने बोलना जारी रखा। शब्द अनजाने में बह रहे थे। मुझे लगता है कि मैं अब अपनी नींद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही हूँ। मैं नींद में चलती हूँ। मैं उन जगहों पर जागती हूँ जिन्हें मैं समझा नहीं सकती। और मुझे चीनी के जार में शामक मिले और श्रीमती लक्ष्मी के कमरे में एक संदेश है। किसी ने लिखा है, उस पर विश्वास मत करो। उसकी आवाज़ हर वाक्य के साथ धीमी होती गई, जैसे उसके गले में फंसी हो। दूसरी तरफ प्रिया चौंक गई, लगभग चिल्लाई, तुम्हें वहां से निकलना होगा। प्रिया के साथ फोन पर बात करने के बाद कविता को ऐसा लगा जैसे उसने अभी बाढ़ के बीच एक बांस का खंभा पकड़ लिया है। वह जानती थी कि वह अब चुप नहीं रह सकती या पहले की तरह खुद चीज़ों को संभालने की कोशिश नहीं कर सकती। उसके दिल में कुछ अस्पष्ट, अंधेरे और अनकहे के बारे में एक भावना स्पष्ट हो रही थी, जैसे धूल की एक मोटी परत धीरे धीरे हटाई जा रही थी ताकि उसके ससुराल के परिवार की प्रतीत होने वाली ठोस निम्न के बीच एक गहरी दरार का पता चल सके। अगली सुबह जब श्री वर्मा हमेशा की तरह खेतों की जांच करने के लिए बाहर थे, कविता ने घर के पीछे पुराने स्टोर रूम को खंगालने का अवसर लिया, जहां रमेश ने एक बार कहा था कि उसके बचपन की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और यह भी घर का एकमात्र स्थान था जहां श्री वर्मा ने उसके आने जाने पर
कभी ध्यान नहीं दिया था। स्टोर रूम धूल भरा था, मकड़ी के जाले हर जगह थे और कार्डबोर्ड के बक्से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। उसने सावधानी से प्रत्येक बॉक्स को नीचे खींचा, धूल पोंछी और लेबल की जांच की। चौथे बॉक्स पर उसका हाथ रुक गया जब उसने नीचे एक पुरानी गहरे लाल रंग की मखमली कपड़े से ढकी एल्बम देखी, जिस पर कोई नाम या शीर्षक नहीं था। केवल एक छोटा जंग लगा ताला था जो खुला हुआ था। आसानी से ढक्कन खोलकर उसने पन्ने पलटे और उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल गया। यह एक शादी की एल्बम थी। यह स्पष्ट रूप से रमेश की शादी की एल्बम थी, लेकिन उसके बगल में खड़ी महिला वह नहीं थी। यह एक और लड़की थी, एक छोटे से चेहरे और उदास आंखों के साथ, एक साधारण सफेद पोशाक में रमेश के बगल में खड़ी थी। तस्वीर के नीचे स्याही में टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, रमेश और मीरा 2018। कविता का गला रुंध गया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि उसने लगभग एल्बम जमीन पर गिरा दी। उसने अगले पन्ने पलटे। वे सभी शादी की तस्वीरें थीं, पर्दे के पीछे की तस्वीरें, यहाँ तक कि एक बाहरी शूट के लिए हाथ पकड़कर चलने की तस्वीरें भी। मीरा एक शादी की पोशाक में बेडरूम में बैठी है। उसकी आंखों में एक दूर का भाव है और रमेश उसके बगल में बैठा है, धीरे से मुस्कुरा रहा है। उस समय उसकी आंखों में वह भाव नहीं था जो उसने अपनी शादी के दिन उसे दिया था। इसमें कुछ अजीब था, वर्णन करना बहुत मुश्किल था। वह थोड़ी देर अवाक खड़ी रही, फिर जल्दी से एल्बम को एक कपड़े के थैले में रख दिया और उसे अपने कमरे की दराज में छिपा दिया। उस रात के खाने में उसने चुपचाप श्री वर्मा से पूछा, बहुत चतुराई से, जानबूझकर मीरा का नाम लिए बिना। उसने केवल यह दिखावा किया कि उसने पड़ोसियों से सुना है, पिताजी, क्या रमेश मुझसे पहले किसी को जानता था? मैंने गली के नुक्कड़ पर श्रीमती शर्मा को यह कहते सुना है कि उसने पहले शादी की तस्वीरें ली थीं। श्री वर्मा, जो खा रहे थे, अचानक रुक गए। उनकी आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने अपनी चॉपस्टिक मेज पर रखी। उसे घूरते हुए उनकी आवाज़ तनावपूर्ण थी, पुरानी कहानियों को मत खोदो, जो बीत गया उसे बीत जाने दो। अगर तुम इस घर में रहती हो तो जिज्ञासु मत बनो, समझे? कविता ने सिर हिलाया, अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसका दिल तूफानी था। उस रात वह सो नहीं सकी। उसने प्रिया को संदेश भेजा, एल्बम की तस्वीरें भेजी और प्रिया से चिकित्सा रिकॉर्ड, निवास प्रमाण पत्र और तस्वीर में मौजूद महिला मीरा के नाम से संबंधित जानकारी की जांच में मदद करने के लिए कहा। 3 दिन बाद प्रिया ने वापस फोन किया। उसकी आवाज़ आश्चर्य और तनाव से भरी थी। कविता, मुझे यह मिल गया। उसका पूरा नाम मीरा शर्मा है। जन्म 1994, पड़ोसी जिले की मूल निवासी है। उसने 2018 से 2019 तक अपने पति के घर पर एक अस्थायी निवासी के रूप में पंजीकरण कराया, फिर लापता हो गई। इससे पहले उसे एक निजी मनोरोग उपचार सुविधा में भर्ती कराया गया था, जिसमें कारण चिंता विकार और अवसादग्रस्तता की प्रवृत्ति के रूप में दर्ज किया गया था। लेकिन प्रिया झिझकी, फिर जारी रखा, लेकिन मुझे एक पूर्व डॉक्टर भी मिला जो वहाँ काम करता था, डॉ कपूर। वह बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी भी मीरा का मामला याद है। उन्होंने कहा कि वह उतनी बीमार नहीं थी जितनी मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज थी। बस शादी के बाद के तनाव और कुछ हल्की अनिद्रा के लक्षण थे। लेकिन अजीब बात यह है कि उसे 1 महीने से भी कम समय के इलाज के बाद बिना किसी आधिकारिक चिकित्सा मूल्यांकन के छुट्टी दे दी गई थी और तब से उन्होंने उसे फिर कभी नहीं देखा। कविता चुप रही। उसका दिमाग फट रहा था।
सब कुछ आकार ले रहा था। रमेश ने पहले किसी और से शादी की थी। वह व्यक्ति संदिग्ध रूप से एक मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर बिना किसी निशान के लापता हो गया था और सारी जानकारी छिपाई गई थी। गांव में किसी ने भी मीरा का जिक्र नहीं किया। कोई शादी की तस्वीर नहीं लटकाई गई, कोई गपशप नहीं। सब कुछ मिटा दिया गया था, ढक दिया गया था, जैसे कि मीरा का कभी अस्तित्व ही नहीं था। कविता ने फोन काट दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह दोपहर भर खिड़की के पास अवाक बैठी रही। उसके दिमाग में श्री वर्मा के शब्द गूंज रहे थे, पुरानी कहानियों को मत खोदो। लेकिन यह निषेध ही उसे और गहराई तक खोदने के लिए प्रेरित कर रहा था, क्योंकि अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं था तो इसे इतनी अच्छी तरह से क्यों छिपाया गया। और फिर अजीब सपने, बंद होने की छवियां, फुसफुसाहट, तुम कहीं नहीं जा सकती, वापस आ गई। इस बार यह स्पष्ट था, उसके कान के करीब। उसे डर लगने लगा, न केवल श्री वर्मा से, बल्कि उस रहस्य से भी जिसे वह और रमेश छिपा रहे थे। कविता अब और नहीं सह सकती थी। रमेश की पहली पत्नी मीरा के बारे में सच्चाई का पता लगाने के बाद एक महिला जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, जिसका मनोरोग उपचार का रिकॉर्ड था और जिसे श्री वर्मा की कहानियों से पूरी तरह से छिपा दिया गया था। उसका दिल आग की तरह जल रहा था। हर अजीब सपना, हर अस्पष्ट फुसफुसाहट, हर विवरण जो उसने शुरू में सोचा था कि केवल संयोग है, अब एक साथ जुड़ रहा था और वे सभी एक ही बिंदु पर ले जा रहे थे, जिसे श्री वर्मा ने हमेशा उसे जाने से मना किया था। तहखाना, यह घर का एकमात्र स्थान था जहां उन्होंने उसे कभी नीचे जाने की अनुमति नहीं दी थी। यहां तक कि दरवाज़ा भी बंद कर दिया था, यह कहते हुए कि यह सिर्फ पुरानी फफूंदी लगी चीज़ों से भरा था, देखने लायक कुछ भी नहीं था। लेकिन कविता को अब विश्वास नहीं हुआ। उसने बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उस फर्श के नीचे वास्तव में कुछ छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो अगर खोजा गया तो रहस्य के पूरे घूंघट को हटा देगा। इसलिए उस सुबह जब श्री वर्मा ने कहा कि वह नए पौधे के बीज खरीदने के लिए जिले में जा रहे हैं, कविता ने उनके जाने का इंतजार किया और तुरंत लिविंग रूम में लौट आई। उसने पहले से ली गई अतिरिक्त चाबी का उपयोग करके तहखाने के ताले को आजमाया, लेकिन वह फिट नहीं हुई। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसने ताला बदल दिया है। इसलिए वह एक छोटा सा क्रोबार लाने के लिए शेड में गई, जिसका उपयोग वह पानी की टंकी के ढक्कन को खोलने के लिए करता था, और धूल भरे लकड़ी के दरवाजे के सामने वापस आ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे वह बाहर कूदना चाहता हो। उसके हाथ डर और दृढ़ संकल्प दोनों से कांप रहे थे। उसने ताले में क्रोबार डाला और उसे खोलने की कोशिश की। धातु की एक सूखी आवाज गूंजी। 3 जोरदार प्रहारों के बाद ताला टूट गया और फर्श पर खनकने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाज़ा खोला। एक नम, ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला, जैसे कि जमीन के नीचे से उठ रहा हो। उस क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर सांस छोड़ी हो। वह एक कदम पीछे हटी, लेकिन फिर अपना संयम पुनः प्राप्त किया। अपने फोन पर टॉर्च चालू की और नम सीमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। हर कदम गूंज रहा था। तहखाना पूरी तरह से अंधेरा और बदबूदार था। फफूंदी और किसी तीखी चीज की गंध मिलकर एक तीखा मिश्रण बना रही थी, जिससे उसे उल्टी करने का मन कर रहा था। उसने अपनी नाक को हाथ से ढक लिया और चारों ओर टॉर्च चमकाई। दीवारें छिल रही थीं, काई से ढकी हुई थीं, और फर्श खुरदरा और धूल से इतना ढका हुआ था कि पुराने पैरों के निशान भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब उसने कमरे के कोने में टॉर्च चमकाई तो उसकी आंखें तुरंत सीमेंट के फर्श पर एक गहरे धब्बेदार धब्बे पर रुक गईं।
जो लगभग आधा मीटर लंबा था, जैसे सूखे खून का धब्बा, वह पास गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे धीरे से छूने के लिए नीचे झुकी। धूल की परत हट गई। नीचे एक भूरा लाल धब्बा दिखाई दे रहा था जो फर्श में समा गया था। जब कविता के हाथ ने इसे छुआ तो उसे एक खुरदरा, रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास हुआ। उसने चारों ओर की दीवारों पर टॉर्च चमकाना जारी रखा और अचानक 2 ईंटों के बीच एक छोटी सी दरार देखी। सहज रूप से उसने दरार में अपना हाथ डाला और धीरे से खींचा और अचानक एक पूरी ईंट ढीली हो गई। उसने उसे बाहर निकालने के लिए बल का प्रयोग किया। धूल उड़ गई और अंदर एक छोटा, बहुत ही गुप्त दीवार का खोखला था। किसी ने इसे ईंटों से भर दिया था, लेकिन यह इसे पूरी तरह से छिपाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। खोखले के अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा था, एक नोटबुक के आकार का। ढक्कन बंद था, लेकिन बंद नहीं था। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर टॉर्च चमकाई कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर कांपते हाथों से बक्सा निकाला और ढक्कन खोला। अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक थोड़ी फीकी पड़ी चांदी की चेन थी, जिसमें एक गोल पेंडेंट था जिस पर छोटे धुंधले अक्षरों में रमेश खुदा हुआ था। बस इतना ही कविता को पूरी तरह से ठंडा महसूस कराने के लिए काफी था। उसने चेन को कसकर पकड़ लिया, उसे करीब से देखने के लिए टॉर्च के पास लाया और निश्चित रूप से जान गई कि यह मीरा की व्यक्तिगत वस्तु थी। शादी की एल्बम में मौजूद महिला जो कभी रमेश की पत्नी थी और जिसका अब कोई जिक्र नहीं करता। चेन के नीचे कागज के कुछ छोटे टुकड़े थे जो मुड्डे हुए थे। कागज पीला पड़ गया था, जैसे कि वह बहुत लंबे समय से वहां पड़ा हो। उसने सावधानी से प्रत्येक टुकड़े को खोला। अंदर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में जल्दी में लिखे गए शब्द थे। कांपते हुए स्याही कुछ जगहों पर धुंधली थी, लेकिन फिर भी पठनीय थी। मैं यहाँ बंद हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पता है कि वह मुझे दवा दे रहा है। उसने मुझे बंद कर दिया है क्योंकि मैं उसका रहस्य जानती हूँ। किसी को मुझ पर विश्वास करना होगा। कविता ने हर शब्द पढ़ा। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे हर वाक्य उसके सिर में चुभ रहा हो, लगातार और परेशान करने वाला। उसे अब कोई संदेह नहीं था। इस घर में जो हो रहा था वह सिर्फ साधारण नियंत्रण नहीं था, बल्कि एक छिपी हुई त्रासदी थी। एक महिला जो कभी इस घर में रहती थी, उसे एक कैदी की तरह कैद किया गया था। उसे पागल होने के लिए मजबूर किया गया था और अब किसी को भी वह याद नहीं थी। लेकिन जिसने कविता का गला रुंध दिया वह सिर्फ कागज के वे टुकड़े नहीं थे, बल्कि प्रत्येक के नीचे का हस्ताक्षर था। बस में लिखा हुआ था, अधूरा, अनावश्यक, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि लेखक कौन था। कविता ने पुरानी डायरी के पन्ने और रमेश नाम खुदी हुई चेन अपने हाथ में पकड़ी। उसका मन बेचैन और अशांत था। उसका दिमाग सैकड़ों अनुत्तरित प्रश्नों से घूम रहा था। टेढ़े मेढ़े शब्द नरक से मदद के लिए एक पुकार की तरह उसके सिर में गूंजते रहे। मैं कैद हूं, मैं पागल नहीं हूं, वह मुझे दवा दे रहा है। और अब वह अच्छी तरह जानती थी कि लेखक कौन था। मीरा, रमेश की पहली पत्नी, जिसे छिपाया गया था, जिसे झूठ के एक जटिल जाल द्वारा भुला दिया गया था। वह अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसे पूरी सच्चाई जानने की जरूरत थी, भले ही इसका मतलब उस व्यक्ति का सीधे सामना करना हो जो इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। उस दोपहर जब श्री वर्मा बाजार से लौटे, अपनी सब्जियों की टोकरी नीचे रखी और सिंक पर अपने हाथ धो रहे थे, कविता सीधे रसोई में चली गई। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन शांत थी। पिताजी,
मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सच बताएंगे। मीरा कौन है? पानी का बहना स्थिर रहा, लेकिन श्री वर्मा के हाथ धोने का काम कुछ सेकंड के लिए रुक गया। वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़े। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, जैसे कि उन पर बर्फ का पानी डाल दिया गया हो। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, चुप रहे जैसे कि वह अपने गले में एक चट्टान निगलने की कोशिश कर रहे हों। फिर अचानक उन्होंने सिंक के किनारे पर जोर से प्रहार किया। पानी हर जगह इकलाबुस से। उनकी आवाज रसोई में गूंज उठी। तुम्हें इस घर में उस नाम का उल्लेख करने की अनुमति नहीं है। कविता चौंक कर आधा कदम पीछे हट गई, लेकिन फिर वह दृढ़ खड़ी रही, सीधे उनकी आंखों में देख रही थी। आप क्या छिपा रहे हैं? मीरा रमेश की पत्नी थी, है ना? वह कहाँ है? कोई उसके बारे में बात क्यों नहीं करता? तहखाने में मुझे कैद किया गया था। लिखा हुआ एक नोट क्यों है? श्री वर्मा तेजी से मुड़े। उनका चेहरा अब पहले जैसा शांत नहीं था। यह आधा लाल और आधा पीला विकृत था। उनकी आंखें उभरी हुई लग रही थीं, थोड़ा फड़क रही थीं, जैसे कि वह कुछ बहुत बड़ा दबाने की कोशिश कर रहे हों जो फटने वाला था। वह तेजी से उसकी ओर बढ़े। उनकी आवाज़ उनके दांतों के बीच से फुसफुसा रही थी। तुमने छिपकर बातें सुनी, तुमने जासूसी की, तुम अपनी मर्जी से तहखाने में गई, है ना? कविता ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों ने इसकी पुष्टि कर दी। श्री वर्मा लगभग चिल्लाए, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम इस घर में रहती हो तो तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। किसी को भी अतीत का उल्लेख करने की अनुमति नहीं है, किसी को भी खोदने की अनुमति नहीं है। मीरा का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और वह रुक गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे कि वह उन यादों से घुट रहा हो जिनका सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। कविता अभी भी नहीं रुकी। वह एक कदम आगे बढ़ी। अपनी जेब से मैं पागल नहीं हूं शब्दों वाला झुर्रीदार कागज निकाला और उसे सीधे उनके सामने रख दिया। तो यह किसने लिखा? उस तहखाने में किसे कैद किया गया था? और उसके नाम और रमेश के नाम वाली चेन क्यों है? श्री वर्मा ने कागज को देखा और फिर अपना चेहरा फेर लिया, जैसे कि उन्हें अभी अभी थप्पड़ मारा गया हो। एक और शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चले गए। दरवाजे को इतनी जोर से बंद कर दिया कि वह गूंज उठा, एक कसकर बंद गेट की तरह। कविता बाहर खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसने एक दुखती रग को छू लिया है। उस रात घर में हवा घनी लग रही थी। वह तहखाने के दरवाजे पर गई और देखा कि ताला एक नए बड़े भारी लोहे के ताले से बदल दिया गया था। वह अवाक होकर अपने कमरे में लौट आई, लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन लेने के लिए अलमारी खोली, उसने पाया कि फोन भी गायब हो गया था। वह घबराकर दराज, तकिए, हैंडबैग सब कुछ खोजने लगी, लेकिन वह नहीं था। प्रिया के साथ सभी संदेश, सबूत, संपर्क सब खत्म हो गए थे। अगली सुबह उसने कुछ चीजें खरीदने के लिए बाहर जाने के लिए घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सामने का दरवाजा बाहर से कसकर बंद था। ताला बिल्कुल नया था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस क्षण उसका दिल जैसे घुट गया हो। श्री वर्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह धीरे धीरे सब कुछ, हर वस्तु, घर के हर कोने पर फिर से नियंत्रण कर रहे थे। वह जानता था कि उसने बहुत कुछ खोज लिया है और उसने कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। प्रिया का कविता से पूरी तरह से संपर्क टूटे हुए 3 दिन बीत चुके थे। कोई जवाब नहीं आया, कोई कॉल कनेक्ट नहीं हुई, भले ही वे हर रात नियमित रूप से स्थिति पर चर्चा करते थे। भले ही यह सिर्फ कुछ छोटे वाक्य हों। प्रिया को हमेशा ये जानकर सुकून मिलता था कि कविता अभी भी घर में चीज़ों को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन अब नहीं। 3 दिनों तक कोई संकेत नहीं मिलने से
उसका दिल आग की तरह जल रहा था। उसके दिमाग में सबसे बुरे परिदृश्य कौंध गए। कविता को श्री वर्मा द्वारा खोजे जाने और बंद कर दिए जाने से लेकर उसका फोन जब्त कर लिए जाने तक, यहाँ तक कि मीरा की तरह गायब हो जाने तक, वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उस सुबह प्रिया ने अपना सामान पैक किया, अपना फोन, वॉइस रिकॉर्डर और मीरा के मेडिकल रिकॉर्ड की एक फोटोकॉपी अपने साथ ले गई। शहर से एक मोटरसाइकिल किराए पर ली और सीधे कविता के गांव चली गई। एक सेकंड के लिए भी और सोचने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि जितना अधिक वह सोचती थी उतना ही उसे लगता था कि उस घर में कुछ बहुत ही असामान्य चुपचाप हो रहा है। जब वह गांव के छोर पर पहुंची तो उसने अपनी मोटरसाइकिल एक पुराने परिचित के घर पर छोड़ दी, जिसके साथ वह हाई स्कूल में पढ़ती थी। यह झूठ बोलकर कि वह एक रिश्तेदार की कब्र पर जा रही है और फिर तुरंत श्री वर्मा के घर के पीछे के बगीचे की ओर जाने वाली छोटी सी पगडंडी पर चली गई। यह रास्ता केवल लंबे समय से गांव के लोग ही जानते थे, जिससे मुख्य द्वार से बचा जा सकता था, जो अब निश्चित रूप से बंद था। जैसा कि कविता ने एक बार उल्लेख किया था, प्रिया ने घर के चारों ओर 3 घंटे तक देखा, जब तक कि उसने श्री वर्मा को रेनकोट पहने हुए गली से बाहर निकलते नहीं देखा। उनके हाथ में एक बड़ा बैग था। ऐसा लग रहा था कि वह एक दूर के बाजार में जा रहे हैं या शहर में दवा खरीदने जा रहे हैं। तभी उसने घर के पास जाने की हिम्मत की। पीछे के दरवाजे के पास लकड़ी की दीवार पर धीरे से 3 बार थपथपाया। यह वह संकेत था जिस पर वे दोनों पहले सहमत हुए थे। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने दूसरी बार अधिक देर तक खटखटाया, फिर फुसफुसाया, कविता, ये मैं हूं, प्रिया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे की कुंडी खींचने की बहुत ही धीमी आवाज आई। कविता की घबराई हुई आंखें दरवाजे की दरार से झोंक रही थीं। उसका चेहरा पीला, होंठ सूखे, आंखें धांसी हुई और काले घेरे थे, जैसे किसी ने हफ्तों से नींद नहीं ली हो। लेकिन जैसे ही उसने प्रिया को देखा, वह लगभग रो पड़ी। जल्दी से अपनी दोस्त को अंदर खींच लिया और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। कविता ने कांपते हुए फुसफुसाया, मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। उसने मेरा फ़ोन ले लिया, ताले बदल दिए और मुझे घर से बाहर जाने से मना कर दिया। मैं सच में फंस गई हूँ, प्रिया ने अपनी दोस्त को कसकर गले लगा लिया, इतनी कसकर कि वह कविता के दिल की धड़कन को उसकी छाती में सुन सकती थी। अब सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। वह रसोई में फर्श पर बैठ गए, अपनी आवाज़ को धीमा रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें हजारों शब्दों के बराबर बोल रही थीं। कविता ने जल्दी से वह सब कुछ बताया जो पिछले 3 दिनों में हुआ था। श्री वर्मा द्वारा अचानक सामने के दरवाजे और तहखाने के ताले बदलने से लेकर उसके कमरे में घुसकर उसका फ़ोन लेने तक, यहाँ तक कि उसे लिविंग रूम में उनकी निगरानी में खाने के लिए मजबूर करने तक। किसी भी समय जब वह उनकी दृष्टि से बाहर होती तो वह तुरंत एक छाया की तरह उसके पीछे दिखाई देते। कोई भी निजी स्थान नहीं बचा था। सुनने के बाद प्रिया ने अपनी जेब से मीरा के मेडिकल रिकॉर्ड की एक फोटोकॉपी निकाली, एक क्रॉस आउट नोट की ओर इशारा करते हुए। यह मूल रूप से स्पष्ट रूप से कहता है कि एक रिश्तेदार ने अवलोकन के लिए अस्पताल में भर्ती होने का अनुरोध किया था। वह रिश्तेदार कौन था? यह श्री वर्मा थे। उन्होंने मीरा को एक निजी मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया। इस अस्पताल पर पिछले साल जाली दस्तावेज बनाने का संदेह था, जो उस समय से मेल खाता है जब मीरा गायब हो गई थी। कविता अवाक थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रसोई के पीछे से सावधानी से छिपा हुआ लकड़ी का बक्सा निकाला और प्रिया को टेढ़े मेढ़े अक्षरों वाला कागज का टुकड़ा दिखाया। मैं पागल नहीं हूं, मुझे कैद किया गया है। प्रिया ने उसे जल्दी से पढ़ा, फिर अपना हाथ भींच लिया।
उसकी आवाज़ बर्फीली थी। ये बहुत हो गया। इस बार हमें कार्रवाई करनी होगी। हम अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। पहला कदम श्री वर्मा के घर के आसपास रहने वाले बुजुर्ग लोगों से संपर्क करना था, जिन्होंने वर्षों से देखा, सुना, लेकिन चुप रहे। उस दोपहर दोनों ने ग्रामीण कपड़े पहने, ये दिखावा करते हुए कि वे गांव के रिश्तेदार हैं जो मिलने आए हैं, और इलाके में पूछताछ करना शुरू कर दिया। वे श्रीमती देवी के घर के सामने पहुंचे, जो 30 से अधिक वर्षों से श्री वर्मा की सबसे करीबी पड़ोसी थीं, जो अब तालाब के पास एक छोटे से घर में चली गई थीं। कविता ने हिम्मत जुटाई और पहले अंदर चली गई। प्रिया पीछे पीछे चल रही थी। कुछ अभिवादन के बाद श्रीमती देवी ने कविता को पहचान लिया, दोनों के लिए गेट खोल दिया और उन्हें घर के बीच में एक पुराने लकड़ी के मंच पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। जब उन्होंने कविता को यह कहते सुना कि वह मीरा, रमेश की पूर्व पत्नी की कहानी पर फिर से गौर कर रही है, तो श्रीमती देवी एक पल के लिए चौंक गईं। उनकी आंखें दूर तक घूर रही थीं, जैसे कि उन्होंने अभी समय की एक बहुत मोटी परत को हटा दिया हो। उन्होंने धीरे से आह भरी सिगरेट का एक कश लिया और फिर धीरे धीरे कहा, मैं उस कहानी को जानती हूँ, लेकिन किसी ने भी कभी इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। उस समय मैं श्री वर्मा के घर के बगल वाले घर में रहती थी, उनकी दीवार के ठीक बगल में। हर रात मैं सो नहीं पाती थी और अक्सर हवा का आनंद लेने के लिए अपने झूले पर लेट जाती थी। एक रात मैंने एक छाया को, एक लड़की को पीछे के आंगन से घसीटते हुए देखा। चांद धुंधला था, मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख सकती थी, लेकिन उसके हाथ पैर ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे उसे जोर से खींचा जा रहा हो। उसका मुंह ढका हुआ लग रहा था ताकि वह चिल्ला न सके। बस एक छोटी सी कराह थी और फिर वह घर में गायब हो गई। उस रात के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर अपना सिर झुका लिया। उसके कांपते हाथों में सिगरेट थी। मुझे पता है कि मुझे पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पति ने उस समय मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि दूसरों के मामलों में शामिल ना हो। फिर हम चले गए, पास में रहने की हिम्मत नहीं कर सके। श्रीमती देवी के शब्द इस गांव की वर्षों की चुप्पी पर एक तमाचा की तरह थे। एक दफन सच अब टुकड़ों में स्पष्ट रूप से उभर रहा था। प्रिया ने चुपचाप बातचीत रिकॉर्ड की, फिर कविता का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से अपनी दोस्त को देख रही थीं, यह जानते हुए कि अगले भाग में पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। उस रात की बारिश अप्रत्याशित रूप से आई, जैसे कि आकाश एक उग्र प्रकोप के साथ सब कुछ समाप्त करना चाहता हो। हवा बाहर चीख रही थी, टिन की छत को फाड़ रही थी और पेड़ कांच की खिड़कियों से टकरा रहे थे। घर हर झोंके के साथ हिल रहा था, लेकिन अंदर यह 100 गुना अधिक अराजक था, क्योंकि जब श्री वर्मा लौटे उनका रेनकोट भीगा हुआ था। उनका चेहरा ठंडी बारिश से पीला था, लेकिन उनकी आंखें एक जंगली जानवर की तरह लाल थीं। अजनबी चप्पलों की एक जोड़ी देखकर वह कुछ सेकंड के लिए दरवाजे पर अवाक खड़े रहे। उनकी आवाज़ घनी हवा में गूंज उठी, मेरे घर में कौन है? कविता और प्रिया रसोई में थे। अभी सभी कागजात और ऑडियो रिकॉर्डिंग पैक कर चुके थे। जब उन्होंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, यह जानते हुए कि खेल खत्म हो गया था। कविता ने प्रिया को अलमारी के पीछे धकेल दिया और खुद बाहर चली गई। शांत रहने का नाटक कर रही थी। पिताजी, आप घर आ गए। श्री वर्मा ने कविता को देखा। उनकी आंखें घर में हर वस्तु पर घूम गईं। उनकी नज़र प्रिया की कपड़े की चप्पलों पर रुकी और फिर खाने की मेज पर, जहां 2 कटोरे अभी भी गर्म थे। वह धीरे धीरे चले, सब्जियों की टोकरी से एक काटने वाला चाकू निकाला और गहरी आवाज में पूछा, यहाँ कौन था?
तुम्हारे साथ किसने खाया? कविता ने झूठ बोलने की कोशिश की। मैं अकेली खा रही थी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने माहौल बनाने के लिए 2 कटोरे रखे। श्री वर्मा हंसे, एक सूखी, विकृत हौंसी, जैसे कोई पागल हो रहा हो। फिर वह चिल्लाया, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारे घर में कोई है। तुम पुरानी कहानियों को खोदने के लिए मेरे घर में किसी बाहरी व्यक्ति को लाए हो, है ना? ठीक उसी समय प्रिया ने गलती से दीवार के पीछे एक झाड़ू पर पैर रख दिया, जो एक जोरदार धमाके के साथ गिर गई, जिससे हवा में मौत की खामोशी छा गई। श्री वर्मा बिल्ली की तरह तेजी से मुड़े, आवाज की ओर भागे, लकड़ी की दीवार को धक्का देकर खोला और प्रिया को कांपते हुए खड़े देखा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उन्होंने चाकू उठाया और चिल्लाए, तुम सब जहरीले सांप हो। तुम मुझे मारना चाहते हो, है ना? चाकू का ब्लेड प्रिया के हाथ से लग गया। उसकी बाह पर एक लंबा लाल कट लग गया और खून बहने लगा। उसके कपड़ों में भीग गया। प्रिया दर्द से चिल्लाई और पीछे हट गई, लेकिन श्री वर्मा एक राक्षस की तरह उस पर झपटे। कविता घबराकर आगे बढ़ी। बिना सोचे समझे उसने अपनी पूरी ताकत से उसे पास के बेडरूम की ओर धकेल दिया। वह रुका, लेकिन फिर भी बेतहाशा चाकू चलाता रहा। उसने चकमा दिया और उसे कमरे में धकेल दिया। फिर अचानक दरवाजे को बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। श्री वर्मा की दहाड़ अंदर से एक फंसे हुए जंगली जानवर की तरह गूंज उठी। कविता, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें पाला, मैंने तुमसे प्यार किया, और तुमने मुझे धोखा दिया। कविता पीछे हट गई। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि ताला सुरक्षित नहीं था, लेकिन अंत में दरवाजे की क्लिक ने उसे हाँफने पर मजबूर कर दिया। प्रिया फर्श पर बैठी थी, अपने खून बहते हाथ को पकड़े हुए थी। कविता एक साफ तौलिया लेने के लिए दौड़ी और घाव को जल्दी से बांध दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठ कसकर बंद थे। कुछ भी नहीं कह रही थी। उसने प्रिया का फोन उठाया, एकमात्र ऐसा जिसे श्री वर्मा ने नहीं खोजा था, और कांपते हुए गांव के पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया। लेकिन उसका दिमाग इतना घूम रहा था कि उसे हर नंबर को बार बार पढ़ना पड़ा। जब दूसरी तरफ से फोन उठाया गया तो उसने बारिश की आवाज में फुसफुसाया, कृपया श्री वर्मा के घर आओ। वह पागल हो गया है। उसके पास एक चाकू है। कृपया जल्दी आओ। कुछ ही मिनटों बाद एक सायरन की आवाज बारिश की रात में जीवन के संकेत की तरह गूंज उठी। लेकिन घर अभी भी दरवाजे पर धमक की आवाज से गूंज रहा था। श्री वर्मा अभी भी चिल्ला रहे थे, मैं उस लड़की को कहीं नहीं जाने दूंगा। वह मेरी है, वह उसकी तरह बहुत दिखती है। जब पुलिस ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तो श्री वर्मा एक कोने में सिकुड़े हुए थे। उनके बाल उलझे हुए थे, उनका चेहरा बारिश के पानी से ढका हुआ था, उनकी आंखें जंगली थीं और उनका मुंह बार बार बुदबुदा रहा था। मैं बस उसे अपने पास रखना चाहता था। वह लक्ष्मी की तरह बहुत दिखती है। एक टॉर्च सीधे उनके चेहरे पर चमकी, जिससे उनका पूरा चेहरा सिकुड़ गया। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई तो उन्होंने विरोध नहीं किया, बस कविता को देखा और एक खोए हुए बच्चे की तरह आवाज में पूछा, तुम मेरे साथ रहोगी, है ना? कहीं मत जाना। लक्ष्मी भी यही कहती थी। कविता ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें दर्दनाक रूप से ठंडी थीं, लेकिन उसका दिल एक तूफान की तरह था। वह उनके सामने खड़ी हो गई और अपने दांतों के बीच से फुसफुसाया, मैं लक्ष्मी नहीं हूं, तुम बीमार हो। तुमने कितने लोगों को बर्बाद किया है और तुम्हें पता भी नहीं है। श्री वर्मा पीछे हट गए, कांपते हुए। उनकी आंखें पूरी तरह से टूट गईं। वे शब्द अंतिम चाकू की तरह थे, जिसने उस भ्रम को काट दिया जिससे वह इतने लंबे समय से चिपके हुए थे।
जब उन्हें पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया तो वह अब और नहीं चिल्लाए, बस बुदबुदाए, लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। और कविता दरवाजे से देखती रही। उसके गाल गीले थे। ये स्पष्ट नहीं था कि बारिश से या आंसू से, लेकिन उसकी आंखों में अब एक कमजोर शिकार का भाव नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का था जो अभी अभी नरक से बचा है। वह प्रिया की मदद के लिए अंदर गई और वे दोनों घर के बीच में फर्श पर बैठ गए। घर अब पूरी तरह से शांत था, लेकिन यह शांति शांति की वापसी के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए कि एक भयानक सच उजागर हो गया था और वे जानते थे कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन गांव के पुलिस स्टेशन में हवा इतनी घनी थी जैसे कि एक अदृश्य खून का धब्बा अभी सबसे सामान्य चीजों पर से गुजरा हो। छोटे से पूछताछ कक्ष में, जहां केवल एक छत का पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और एक पीली रोशनी ठंडी स्टेनलेस स्टील की मेज पर चमक रही थी, श्री वर्मा बहुत देर तक चुप बैठे रहे। उनकी आंखें धुंधली थीं और उनके बाल मृत घास की तरह नीचे लटक रहे थे। उनके सामने 2 पुलिस अधिकारी उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब तक कविता अंदर नहीं आई और उनके सामने नहीं बैठी, तब तक उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर नहीं उठाया। उनकी आंखें उससे मिली, जैसे कि वह उस पूरे अतीत को देख रहे हों जिसे उन्होंने उस घर में 10 साल से अधिक समय तक दफनाने की कोशिश की थी। उन्होंने भरी अपने पतले पीले हाथों को मेज पर रखा और फिर धीरे धीरे बोलने लगे, जैसे कि वह एक परेशान करने वाली स्मृति के हर हिस्से को फिर से पढ़ रहे हों। मेरी एक पत्नी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। उस समय हम शांति से रहते थे, जब तक कि एक दिन मुझे शक नहीं हुआ कि उसका किसी और के साथ संबंध है। कविता ने अपनी मुट्ठी भींच ली, चुपचाप सुनती रही। श्री वर्मा ने बोलना जारी रखा। उनकी आवाज कर्कश थी, जैसे कोई धीरे धीरे नियंत्रण खो रहा हो। मैं धोखे के विचार को सहन नहीं कर सकता था। मैंने उसका पीछा किया, उसका फोन खंगाला, हर जगह पूछा। फिर एक दिन हमारी लड़ाई हुई। उसने ऐसी बातें कहीं जिन्हें मैं सहन नहीं कर सका। उसने कहा कि मैं छोटा मोटा और दबंग हूं। उसने कहा कि वह मुझे छोड़ देगी। मैं पागल हो गया। मैंने उसे धक्का दिया, बस एक हल्का सा धक्का, लेकिन वह सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। उसका सिर पत्थर की सीढ़ी से टकरा गया। खून, बहुत सारा खून। वह रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि वह अभी भी उस दृश्य को देख सकता हो। फिर धीरे से कहा, लोगों ने सोचा कि यह एक दुर्घटना थी। मैंने इसे ठीक नहीं किया। मैं चुप रहा। कुछ समय बाद रमेश मीरा को घर ले आया। उस लड़की की आंखें बिल्कुल लक्ष्मी की तरह थीं। वह भी मजबूत थी और उसने भी ऐसे सवाल पूछे जो मुझे असहज करते थे। लेकिन पहले तो मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग है, जब तक कि उसे कुछ पुराने कागजात नहीं मिले। उनकी आवाज टूट गई। उसने मुझसे लक्ष्मी के बारे में पूछा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर तारीखें क्यों मेल नहीं खाती। मुझे पता था कि मैं उसे सब कुछ उजागर करने नहीं दे सकता, इसलिए मैंने उसकी पानी और सूप में शामक मिलाना शुरू कर दिया। वह बहुत सोने लगी। उसका दिमाग भ्रमित हो गया। मैंने उसे घर के पीछे स्टोर रूम में बंद कर दिया, जहां लक्ष्मी लेवेंडर उगाती थी। प्रिया एक तरफा शीशे के पीछे खड़ी थी। अपनी मुट्ठी इतनी कसकर भींच रही थी कि खून बहने लगा। कविता ने अपना सिर झुका लिया। उसका गला रुंध गया, जैसे किसी ने उसका गला घूंट दिया हो। श्री वर्मा ने अपना कबूलनामा जारी रखा। पहले तो मैंने उसे नियमित रूप से खिलाया, लेकिन वह चिल्लाती रही, दरवाज़ा पीटती रही, पुलिस को बुलाने की धमकी देती रही। मैं डर गया था। मैंने कमरे को और कसकर बंद कर दिया, उसे खिलाना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए होगा, लेकिन फिर वह कमज़ोर हो गई और बोलना बंद कर दिया। जब मैंने दरवाज़ा खोला
तो वह अब हिल नहीं रही थी। एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग करने वाले पुलिस अधिकारी ने एक शब्द भी नहीं कहा। श्री वर्मा हंसे, एक सूखी हंसी। मैं घबरा गया। मैंने उसके शरीर को लपेटा और बगीचे के पीछे आम के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा, जहां लक्ष्मी हर साल जैम बनाने के लिए फल तोड़ती थी। मैंने उसे वहीं दफना दिया। तब से हर बार जब मैं उस आम के पेड़ को देखता तो मैं पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कविता चिल्लाई, तुम एक राक्षस हो। तुम्हें लगता है कि तुम किसी से प्यार करते हो। यह प्यार नहीं है, यह रुग्णता है, यह हत्या है। श्री वर्मा चुप हो गए, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। न तो विरोध किया और न ही कोई बहाना बनाया, जैसे कि इस क्षण में उनकी सारी ताकत उनके अपने अतीत ने छीन ली हो। उस दोपहर श्री वर्मा के मार्गदर्शन और मिलान रिकॉर्ड के तहत पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घर पर पहुंची। कविता और प्रिया पीछे खड़ी होकर हर किसी को आम के पेड़ के नीचे खुदाई करते हुए देख रही थीं। कविता के दिल में एक भारीपन का एहसास हुआ, जैसे कि वह किसी और के लेंस के माध्यम से अपने पूरे जीवन को फिर से देख रही हो। फावड़े का हर धक्का जो मिट्टी को ऊपर फेंकता था, वह एक दफन सच का एक टुकड़ा था। जब तक कि एक जोरदार चीख नहीं हुई। हड्डियों के नमूने मिले। हर कोई रुक गया। एक छोटा लोहे का बक्सा गहरे गड्ढे से ऊपर खींचा गया। जब इसे खोला गया तो अंदर कुछ छोटी हड्डियां, एक जंग लगा चांदी का कंगन और एक छोटा झुर्रीदार कागज का टुकड़ा था। कांपती लिखावट अभी भी पठनीय थी। मेरा नाम मीरा है। मैं पागल नहीं हूं। मुझे इस घर में धोखा दिया गया था। कविता अवाक खड़ी थी। हवा ने उसके बालों को उड़ा दिया, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले, लेकिन वह सिसकी नहीं, क्योंकि उसके दिल में अब दर्द नहीं था, बल्कि एक ठंडी मर्माहत उदासी थी। एक सच की पुष्टि हुई। एक व्यक्ति जो कभी रहता था, प्यार करता था और बुराई के खिलाफ लड़ता था, उसे मिट्टी और पूरे गांव की चुप्पी के नीचे दफन कर दिया गया था। और अब भले ही देर हो चुकी थी, मीरा को प्रकाश में लाया गया था। जो अपराध पूर्ण लग रहे थे, वे अंततः उजागर हो गए। लेकिन कविता के दिल में एक बात थी जिसे वह निश्चित रूप से जानती थी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि श्री वर्मा ने जो कबूल किया था उसमें अभी भी एक अंतिम टुकड़ा गायब था। एक टुकड़ा जिसे उसे लगा कि वह रमेश से संबंधित है, और बाकी का सच उसके आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा था। मामला बंद होने के बाद उस 3 मंजिला घर को सील कर दिया गया, जो पीले और सफेद पुलिस टेप से घिरा हुआ था, एक जाल की तरह जो उन सभी अपराधों को कसकर पकड़ रहा था जो कभी चुपचाप उसके भीतर छिपे हुए थे। कविता दूर से देखती रही। उसके दिल में अब कोई डर या नाराजगी नहीं थी, बल्कि केवल एक ही चीज थी जो उसे सीधा खड़ा रखती थी, जागृति। वह डरपोक महिला नहीं थी जो जहरीले घर में हर दिन जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह पत्नी नहीं थी जो आंसू में अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह बहू नहीं थी जो निगरानी वाली आंखों के सामने झुकती थी। अब वह एक उत्तरजीवी थी, एक गवाह थी। उन आत्माओं के लिए एक आवाज थी जो कभी मिट्टी के नीचे दफन थी। प्रिया के साथ दिल्ली लौटकर उन्होंने द लास्ट लैम्प नामक एक गैर लाभकारी संगठन का निर्माण शुरू किया। एक ऐसी जगह जो उन महिलाओं को स्वीकार करती थी जो मानसिक रूप से प्रताड़ित, कैद, नियंत्रित और प्रतीत होने वाले शांतिपूर्ण घरों में बहुत लंबे समय तक चुप थीं। मुख्यालय के रूप में अस्थायी रूप से किराए पर लिया गया छोटा कमरा, जिसमें केवल एक डेस्क, कुछ कुर्सियां और एक बड़ा बोर्ड था जिस पर लिखा था, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ।
कविता और प्रिया हर दिन कुछ महिलाओं से मिलती जो दरवाज़ा खटखटाती थीं। उन्होंने इसी तरह की कहानियां सुनाई। पति उन्हें कमरों में बंद कर देते थे, ससुर उनके पानी में दवा मिला देते थे, सास उन्हें मानसिक रूप से हेरफेर करती थीं, और यहाँ तक कि ऐसी महिलाएं भी थीं जो डर के कारण, गलत व्यक्ति से प्यार करने के कारण, और क्योंकि समाज ने उन्हें सहन करने के लिए मजबूर किया था, अपनी ही छाया बन गई थीं। कविता ने सब कुछ सुना, बिना टोके, बिना निर्णय के, बस सुना, क्योंकि वह कभी उनमें से एक थी। वह जानती थी कि जब तक कोई उन पर विश्वास करता है, तब तक उनके पास अपने अंधेरे से बाहर निकलने का साहस होगा। कुछ ही समय बाद मीडिया ने उसकी कहानी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। प्रमुख समाचार पत्रों ने एक के बाद एक काओ बांग की घटना पर रिपोर्ट की। एक चैनल ने उसे टेलीविजन पर आने के लिए आमंत्रित किया, और पत्रकार साक्षात्कार के लिए कार्यालय तक आए, और फिर एक शीर्षक के साथ एक लेख सामने आया, मैं नरक से बची, चुप्पी तोड़ने वाली महिला की कहानी। उसकी एक तस्वीर मंद प्रकाश में ली गई थी। उसका चेहरा नाजुक था, लेकिन उसकी आंखें मानसिक निशानों से भरी थीं। यह लेख जल्दी ही हजारों बार साझा किया गया। कविता प्रसिद्ध नहीं होना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह दूसरों के लिए बोलने का एक अवसर है। उस शाम जब वह और प्रिया एक समूह परामर्श सत्र से लौटी थीं और अपने किराए के अपार्टमेंट में छोटी सी खिड़की के पास बैठी थीं, अदरक की चाय की चुस्की ले रही थीं, तो उसका फोन बजा। एक अजीब संदेश दिखाई दिया, जिसमें कोई प्रेषक का नाम नहीं था। बस एक पंक्ति थी, मैंने अकेले काम नहीं किया। वह जम गई बिना पलक झपकाए, और फिर तुरंत एक और पंक्ति दिखाई दी। मीरा यह जानती थी, लेकिन उसने इसे कहने की हिम्मत नहीं की। फोन नंबर एन्क्रिप्टेड और अपरिचित था। कोई क्षेत्र कोड प्रदर्शित नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने कांपते हाथ से वापस कॉल करने के लिए दबाया, लेकिन दूसरी तरफ तुरंत डिस्कनेक्ट हो गया। स्क्रीन पर केवल अस्तित्वहीन नंबर प्रदर्शित हो रहा था। प्रिया उसके पीछे आई और धीरे से पूछा, वह कौन था? कविता ने स्क्रीन को देखा और फिर धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी। यह रमेश था। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हारा पति, लेकिन तुमने कहा था कि वह कुछ नहीं जानता। कविता ने अपने हाथ में फ़ोन कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। यही मैंने एक बार माना था, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है। वे चुप थे। रात की हवा दरवाजे की दरार से जोर से बह रही थी, जिससे पर्दा फड़फड़ा रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर सुन रहा हो। प्रिया ने धीरे से कहा, हमें सभी रिकॉर्ड, इतिहास, मीरा के जीवन और उस समय की फिर से जांच करनी होगी जब रमेश दक्षिण कोरिया गया था। क्या कोई खामियां हैं? कविता ने सिर हिलाया। उसके दिल में अचानक एक नई भावना उठी। डर नहीं, बल्कि गहरी सतर्कता। जैसे कि जिस व्यक्ति से उसने कभी प्यार किया था, जिस पर उसने पूरा भरोसा किया था, वह भी उस धुंधली तस्वीर का हिस्सा बन रहा था जिसे उसने सोचा था कि उसने चित्रित करना समाप्त कर दिया है। उसे श्री वर्मा की आंखों की याद आई जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई थी। रमेश के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। किसी भी बयान में उनके बेटे का कोई उल्लेख नहीं था, जैसे कि वह सच्चाई के एक अंतिम टुकड़े को रोक रहे थे। किसके लिए? अगली सुबह कविता घर से बाहर निकली। उसका दुपट्टा हवा में धीरे से उड़ रहा था। सूरज उसके चेहरे पर चमक रहा था। पुराने दिनों की मंद रोशनी नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की रोशनी जो सब कुछ से गुजर चुका है और अभी भी खड़ा है। उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें साफ थीं। उसके सिर में एक आवाज़ गूंज रही थी, यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। और इस बार वह अब अकेली नहीं चल रही थी। जब मैं इस कहानी के हर विवरण को याद करती हूँ तो मैं अभी भी कांप जाती हूँ।
शायद यह उस 3 मंजिला घर की ठंडक या तूफानी रातों में दरवाजे की दरार से सीटी बजाती हवा के कारण नहीं है, बल्कि उस घुटन भरे एहसास के कारण है जब एक महिला को एक ऐसे पुरुष के साथ रहना पड़ता है जो हमेशा अपने भीतर एक विकृत रुग्ण स्वभाव छिपाता है और जो पारिवारिक स्नेह को दूसरों को नियंत्रित करने के एक उपकरण में बदल सकता है। जो मुझे सबसे ज्यादा दुख देता है वह मीरा की मौत या श्री वर्मा का पागलपन नहीं है, बल्कि उन लोगों की चुप्पी है जो सबको जानते थे लेकिन मुंह फेर लेना चुना, खासकर रमेश। चुप्पी एक घर की रक्षा करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि कभी कभी यह एक व्यक्ति के इंसान के रूप में जीने के सभी अधिकारों को खोने का कारण होता है। मुझे गहराई से एहसास हुआ है कि हर दर्द त्वचा पर चोट के निशान के रूप में दिखाई नहीं देता है। कुछ अदृश्य घाव हैं जो मन में गहरे स्थित हैं और दिन ब दिन, घंटे दर घंटे तब तक बने रहते हैं जब तक कि कोई व्यक्ति यह नहीं पहचान पाता कि वह कौन है। लेकिन चमत्कार यह है कि सबसे गहरे, सबसे अंधेरे गड्ढों में भी कविता जैसी महिला अभी भी खड़े होने, न केवल अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी अपनी आवाज़ वापस पाने का विकल्प चुन सकती है जो खो गए हैं और जो अभी भी चुपचाप पीड़ित हैं। यह मुझे बहुत प्रशंसा और सोचने पर मजबूर करता है। कविता कोई सुपर हीरो नहीं है। वह भी घबराई हुई थी, कमज़ोर थी और हार मान लेना चाहती थी, लेकिन उसने अब चुप न रहने का विकल्प चुनने की हिम्मत की। यह कहानी मुझे याद दिलाती है कि कभी कभी सच्चाई केवल उजागर की गई बातों में ही नहीं होती, बल्कि उन लोगों द्वारा छिपाई गई बातों में भी होती है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और कभी कभी अपराधी कोई अजनबी नहीं होता, बल्कि सबसे करीबी व्यक्ति होता है जो नैतिकता, जिम्मेदारी और पारिवारिक स्नेह के मुखौटे के पीछे छिपा होता है। इसीलिए यदि आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो आपको असुरक्षित, संदिग्ध या नियंत्रित महसूस कराता है, तो बोलने से न डरें। आपको संदेह करने का अधिकार है, आपको सवाल पूछने का अधिकार है, आपको अपनी रक्षा करने का अधिकार है और आप अकेले नहीं हैं। बाहर कविता और प्रिया जैसे लोग अभी भी हैं जो आपके साथ उस स्थान पर प्रकाश जलाने के लिए तैयार हैं जिसे आपने सोचा था कि वह हमेशा के लिए अंधेरा होगा। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के बाद आप केवल अपनी भावनाओं पर नहीं रुकेंगे, बल्कि कार्रवाई करेंगे। इस तरह की मानवीय, मार्मिक और सच्ची कहानियों को जारी रखने के लिए आत्मा की सुंदरता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारे लिए एक साथ सकारात्मक जीवन मूल्यों को फैलाने, प्यार करना, बोलना और किसी को भी पीछे न छोड़ने वाले समुदाय का पोषण करने का एक तरीका है। और अगर आपको लगता है कि आपके दिल ने अभी अभी कुछ गहरा छुआ है, तो वीडियो के नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें, एक साझा, एक भावना या सिर्फ एक दिल का प्रतीक। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कविता जैसे लोगों को पता चले कि उनकी आवाज़ भले ही देर से सुनी गई है। आइए मेरे साथ खूबसूरत आत्माओं को चुप्पी और विस्मृति से बचाने में मदद करें, क्योंकि एक दयालु समाज एक कहानी से शुरू होता है। सुनने के लिए धन्यवाद। हाँ,